नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा जजमेंट राइटिंग पर थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले जो दो वीडियो लेक्चर हमारे पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में यह बताया था कि जब निर्णय लिखा जाता है तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसके कितने क्रम होते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने जो है आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जो है टाइटल कैसे फ्रेम किया जाता है, शीर्षक कैसे बनाया जाता है, जिस पर हमने चर्चा की थी। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, जब हम जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल केसेस में जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो उसका बॉडी हम फ्रेम करते हैं। तो बॉडी के अंतर्गत पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो कि जजमेंट राइटिंग पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की लास्ट में जो एंड स्क्रीन है, वहां पर भी उसका लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमने हमारे वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड में हमने ये बतलाया था कि आपराधिक मामलों में टाइटल कैसे फ्रेम किया जाता है। आपराधिक मामलों में जो शीर्षक भाग है वह कैसे फ्रेम किया जाता है। जब शीर्षक भाग कंप्लीट हो जाए, जो टाइटल पार्ट जब कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो है जजमेंट का बॉडी पार्ट, या हम कहें मिडिल पार्ट या मेन पार्ट बनाया जाता है। तो वह मेन पार्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप जब मेन पार्ट बना तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है निर्णय लिखेंगे इस प्रकार से, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है जजमेंट लिखेंगे इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जजमेंट इस प्रकार से लिख रहे हो तो वहां पर आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है। स्मॉल लेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप कैपिटल लेटर्स का उपयोग करें। तो कैपिटल लेटर में आप जो है जजमेंट लिख लीजिएगा, थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा और इस प्रकार से लाइन खींच दीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम उस डेट का उल्लेख करते हैं, उस डेट को मेंशन करते हैं जिस डेट को वह जजमेंट दिया जा रहा है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम, आज दिनांक डॉट 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 को घोषित। अब घोषित की जगह कई लोग पारित भी लिखते हैं, तो वह लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है घोषित शब्द का उपयोग कर सकते हैं, पारित शब्द का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे डेट को, तो ध्यान दीजिएगा, डिलीवर्ड ऑन दिस डॉट 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 डे ऑफ डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आप डेट लिख लीजिएगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके प्रश्न पत्र में, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर डेट नहीं दी है कि किस डेट को जजमेंट लिखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर स्पेस छोड़ेंगे। लेकिन अगर डेट दी है तो आप डेट मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से डेट मेंशन नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम डेट होता है, जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं, उस डेट का वो डेट डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप जहां तक हो सके डेट ना डालें, स्पेस को छोड़ दें, क्योंकि किसी भी प्रकार का मार्क, किसी प्रकार का इस तरह का जो डेट वगैरह डालना, ये कभी कभी एग्जामिनर जो है कॉपी में मार्क के रूप में उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहां तक, जहां तक कोशिश करें आप जो है डेट की जगह को छोड़ दें। अगर प्रश्न पत्र पे ना दिया हो, अगर दिया है तो आप वह डेट डालिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम पैराग्राफ वाइज जो है देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में पद नंबर 1 में क्या आता है। अब इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि जब आप पैरा बनाएं, जजमेंट को जब आप पैरा वाइज लिखें, तो आपका जो पैराग्राफ है जो कितना बड़ा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम पैरा बनाते हैं तो जो आपका पेज है, उस पेज के 3/4 से ज्यादा बड़ा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जो पैराग्राफ बना रहे हैं, उस पैराग्राफ में जिस सब्जेक्ट पर आप जो है पैरा बना रहे हैं, अगर वह सब्जेक्ट जो है 3/4 पेज में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप पैरा बदल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जो है पैराग्राफ 3/4 पेज के अंदर ही कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे ज्यादा बड़ा आप पैरा नहीं बनाइएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में जो है हम जिस निर्णय लिखने जा रहे हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जाती है कि भाई किस अभियुक्त के ऊपर
किस विधि का कौन सी धारा का कौन सा अपराध का आरोप लगा है और जो है उसने क्या किया है। तो संक्षिप्त में जो है हम ये सारी बताते हैं। जैसे यहां पर हम जो है आपको थोड़ा सा फॉर्मेट के रूप में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या बताया गया, जैसे देखिएगा उपरोक्त नाम का अभियुक्त। अब हमने यहां पर उपरोक्त वर्ड यूज किया है, वो यहां पर इसलिए किया है कि जब हमने टाइटल फ्रेम किया था तो वहां पर हमने एक्यूज्ड के संबंध में सारी जानकारी दे दी थी, तो हम उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे अपने निर्णय में। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त नाम का अभियुक्त भारतीय दंड संहिता विधि का नाम आ गया कि धारा का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी धारा है, जिस धारा के तहत उसको अपराध जो है एक्यूज किया गया है या जिस धारा के चार्ज लगे हैं वो आ जाएगा के अधीन अपराध के लिए आरोपित और अभियोजित किया गया है। यह कि के आगे जो है अपराध के बारे में उतना डिस्क्रिप्शन कि उसने जो है संक्षिप्त में कि उसने क्या क्या किया है जिससे उसके ऊपर ये चार्जेस लगे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख लीजिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त में लिखिएगा कि केवल पढ़ने वाले को जो जजमेंट पढ़ रहा है वो पहला पैराग्राफ पढ़े तो उसको यह समझ में आ जाए कि ये जजमेंट जो है किसके बारे में लिखा गया है, वह अभियुक्त जो है उस पर किसका आरोप लगा है, किसके लिए उस पर अभियोजन चलाया गया था और यह निर्णय जो है किसके बारे में लिखा जा रहा है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर संक्षिप्त में सारी जानकारियां आप यहाँ पे लिखेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिएगा, द अबव नेम्ड एक्यूज। देखिए अबव वर्ड यूज किया है, वही रीजन है कि हमने जब टाइटल फ्रेम किया था वहां पर हमने सारी जानकारियां दे दी थी, तो यहां पर एक्यूज के संबंध में हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, द अबव नेम्ड एक्यूज स्टैंड चार्ज फॉर प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शन जिस सेक्शन का चार्ज उस पर लगा है ऑफ आईपीसी। अब आईपीसी की जगह आप जो भी विधि है ना, अगर आईपीसी के तहत चार्ज है या किसी और एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत चार्ज है तो आप वो लिखेंगे दैट। अब दैट से आप वही बात कि दैट के बाद जो है आप वह संक्षिप्त में, वह समराइजली जो है आप ब्रीफली जो है उन बातों को लिखेंगे जिसके लिए उस पर चार्ज लगाया गया है, जिससे कि पढ़ने वाले को इजीली पता चल जाए। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हमको नहीं लिखना है, बहुत संक्षिप्त में। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा कि आपके पास जो भी जजमेंट राइटिंग की बुक है और आपके पास जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, तो वहां पर आप देखिए कि जब जजमेंट जो उन बुकों में बताया गया है कि जजमेंट का फर्स्ट पैराग्राफ जो है किस प्रकार से लिखे गए हैं, तो आप जो है जितने भी आपके पास जजमेंट्स हैं उनको आप अगर बना लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर एक एक्यूज्ड है या दो एक्यूज्ड हैं, एक धारा का चार्ज है या एक से अधिक धारा का चार्ज है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ कैसे बनता है। हमारा अगला जो वीडियो आएगा वह स्पेशली फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आएगा, जिसमें हम जो है हर एक तरह के डिफरेंट तरह से जो है फर्स्ट पैराग्राफ को आपको बनाना बताएंगे, उसका फॉर्मेट आपको देंगे। लेकिन यहां पर जो है केवल एक सिंपल जानकारी के लिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है उसके बारे में यहां पर हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ, देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट या ऐसे फैक्ट जो कि एडमिट कर लिए गए हैं उनका उल्लेख किया जाता है। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके मामले में जो भी आपके सामने प्रश्न दिया गया है उसमें अगर एडमिटेड फैक्ट नहीं है, उस मामले में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है, तो आप जो है सेकंड पैराग्राफ में जो है एडमिटेड फैक्ट नहीं लिखेंगे, मतलब एडमिटेड फैक्ट का पैराग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में अगर एडमिटेड फैक्ट का उल्लेख किया गया है तो आप जो है सेकंड पैराग्राफ में एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा, इस प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि, अब इसके बाद जो भी अविवादित तथ्य है, जो भी एडमिटेड फैक्ट है उसका आप उल्लेख कर दीजिए। इन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट इन दिस केस, है ना, तो यहां पर जो है आप जो भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है उनका आप उल्लेख कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से सेकंड पैराग्राफ यहां पर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट या स्वीकृत तथ्यों के संबंध में बनाया जाता है। बस मेन बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्रश्न पत्र में एडमिटेड फैक्ट नहीं है, एडमिटेड फैक्ट वहां पर नहीं दिए गए हैं, तो आप जो है नहीं लिखिएगा, क्योंकि आवश्यक नहीं होता है कि, देखिए कई जगह हम बुक्स में देखते हैं वहां पर यह लिख दिया जाता है इस मामले में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा है उसका मीनिंग ही ये निकलेगा कि उस मामले में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है, तभी तो आपने नहीं लिखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर वहां पर स्वीकृत तथ्य नहीं है तो आप उस पैराग्राफ को नहीं बनाइएगा,
इस पैराग्राफ की जगह आप सीधे थर्ड पैराग्राफ, अब यहां पर नंबरिंग ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ के बाद अगर एडमिटेड फैक्ट नहीं है तो सेकंड पैराग्राफ में फिर प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको लिखेंगे अपन, है ना। लेकिन अगर एडमिटेड फैक्ट है तो सेकंड पैराग्राफ एडमिटेड फैक्ट का बनेगा और थर्ड पैराग्राफ जो है प्रोसिक्यूशन स्टोरी का बनेगा। तो सेकंड पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में, मतलब ब्रीफली हम जो है प्रोसिक्यूशन के केस का उल्लेख यहां पर करते हैं। प्रश्न पत्र में जो भी आपका केस दिया हो तो उसमें आप जो है उसको बहुत ब्रीफली लिखिएगा, उसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आप समराइजली देखिएगा उसमें, और उसके बाद उसको समराइज कर जो है ब्रीफ कर जो है आप यहां पर थर्ड पैराग्राफ में जहां पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी जाती है या केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन लिखा जाता है वहां पर उसको मेंशन कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा कई लोग जो है क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि प्रोसिक्यूशन केस जो है वह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर या अभियोजन का मामला प्रश्न पत्र के अनुसार दोबारा से रिपीट नहीं किया जा रहा, इस तरह का लिख दे। तो नहीं लिखना भैया। क्यों नहीं लिखना है? इसीलिए नहीं लिखना है कि आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको आपको पूरा बनाना है। अब यहां पर जो है जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वहां पर आप उस पार्ट को जो है प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको आप ब्रीफ करिए। अब ब्रीफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब आप ब्रीफ करें तो आप उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद पढ़ते साथ जो है आप मेन जो फैक्ट है उनको अंडरलाइन कर लें, जो भी मेन बातें हैं उस ब्रीफ में उसको अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन कर जो है उसको एक ब्रीफली एक संक्षिप्त में लिखें, है ना। तो इस प्रकार से जो है अभियोजन के प्रकरण का हम पैराग्राफ नंबर 3 यहां पर लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है पैराग्राफ नंबर 4, तो देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में जो है अभियुक्त के कथन आते हैं, एक्यूज स्टेटमेंट आते हैं कि एक्यूज ने सीआरपीसी के सेक्शन 313 धारा 313 के अंतर्गत क्या कथन किए हैं, क्या उसने अपराध को जो है अपने आप को निर्दोष बोला है। अब यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हमको जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि अभियुक्त ने अपने 313 के कथन में यह कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है, या जो भी स्टेटमेंट एक्यूज बोल रहा है आपको जो है 4th पैराग्राफ में आपको वह सारी बातें लिखनी है। अब यहां पर देखिए पैराग्राफ नंबर 1 की बात समझ में आ गई। पैराग्राफ नंबर 2 ऑप्शनल है कि अगर क्वेश्चन पेपर में है तो आप लिखिएगा, नहीं है तो पैराग्राफ नंबर 2 जो है कौन सा हो जाएगा, अभियोजन की कहानी वाला हो जाएगा, और फिर जो है 3rd पैराग्राफ एक्यूज के कथन या अभियुक्त के कथन हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है, अब यहां पर जो मैंने आपको बताया कि आपको एक्यूज ने जो कहा है, जो स्टेटमेंट दिए हैं 313 के, उन सबको आप मेंशन करेंगे। अब इसके बाद जो है 5th पैराग्राफ जो है यह बनता है आपके जो विनिश्चय के प्रश्न हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर निर्णय में यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी प्रकरण में। जब हम पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाते हैं, यह आपके जजमेंट की रीढ़ की हड्डी है, यह आपके जजमेंट का मेन पार्ट है। अगर आपने पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन सही बनाए हैं तो आपका जजमेंट जो है बहुत हद तक सही हो जाता है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिटेल में हम जो है हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें हम जो है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे क्रिमिनल मामलों में, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहां पर केवल इतनी बातें हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा जाता है, इस प्रकरण में विनिश्चय हेतु प्रश्न निम्नलिखित हैं। मतलब इस केस को डिसाइड करने के लिए जो प्रश्न है वह इस निम्नलिखित है, और इंग्लिश में लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन इन दिस केस। अब इसके बाद जो हम पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उनको हम लिखेंगे, जिसके बारे में हम हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक क्रिमिनल केसेस में जो मेन बॉडी बनती है उसके बारे में देखा। मित्रों इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जहां तक हो सके उनका रिप्लाई कर आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने अदर फ्रेंड जो कि जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मित्रों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।